स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इससे पुराने चैप्टर्स देखने हैं तो आपको वो चैप्टर्स हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, या इसी चैनल पर अगर आप वीडियो और लाइव वाले सेक्शन को चेक करोगे तो भी आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग, जैसा नाम से लग रहा है, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे और ये समझोगे कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वाली कहानी तो आप लोगों ने इसी बुक के कुछ चैप्टर्स में पढ़ लिया है ऑलरेडी। आगे की कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी आपको इस चैप्टर में समझाई जाएगी। आपको ये समझाया जाएगा कि सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद या फिर कोल्ड वॉर के एंड के बाद जिस टाइप की वर्ल्ड बन रही थी, उस वर्ल्ड में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था, वो लोग कैसे यूएसए को टैकल कर रहे थे, क्योंकि यूएसए तो एक सुपर पावर बन रहा था। तो यूएसए का रोल क्या था इन ऑर्गेनाइजेशंस में, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसके अलावा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का रोल क्या था यूनाइटेड नेशंस में, ये भी आपको समझाया जाएगा। यूएसए के डोमिनेशन को हम लोग कैसे टैकल कर रहे हैं, ये भी आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही, इसके अलावा थोड़ी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको इस चैप्टर में बता दिया जाएगा। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमें जरूरत ही क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई डू वी नीड देम, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ये आपको इस टॉपिक में बता दिया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे एनसीईआरटी में एक कार्टून दे रखा है, हम उसे देख लेते हैं। तो ये दो इमेजेस आपको अपने एनसीईआरटी में भी दिख जाएंगे। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत देखकर आइडिया लग रहा होगा कि कुछ वॉर का माहौल चल रहा है और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सिंबल को भी रखा हुआ है। तो ये दो कार्टून बेसिकली यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, यूनाइटेड नेशन की गलतियां निकालने के लिए इन कार्टून्स को बनाया गया था। तो जून 2006 के अराउंड क्या होता है, इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है एंड यूनाइटेड नेशंस काफी टाइम तक इस चीज के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। वहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, पब्लिक बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर अटैक हो रहा था, पर यूनाइटेड नेशंस ने बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं करा। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास करता है अगस्त में। ठीक है, इन्होंने अटैक करा जून में, रेजोल्यूशन कब पास हुआ, अगस्त में। और जब अगस्त में ये लोग अपना रेजोल्यूशन पास करते हैं यूएन में कि ये जो भी हो रहा है गलत है, इसके चलते इजराइल की आर्मी अक्टूबर में एक्शन लेती है और अक्टूबर में चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। तो उन कार्टून्स के थ्रू यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये सारी दिक्कतें तो जून में चल रही थी, तुम अगस्त में जाकर एक्शन ले रहे थे और फिर उसका रिजल्ट हमें अक्टूबर में देखने को मिला। तो काफी बार लोग यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस बेटर कर सकती थी, पर बेटर यूनाइटेड नेशंस ने किया नहीं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस की लोग तारीफें भी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। लोग अक्सर कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके बिना आजकल के टाइम पे हमारा कोई काम चल ही नहीं सकता। बहुत लोगों के नजर में यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सा ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड में पीस रहेगा, शांति रहेगी, प्रोग्रेस आएगा। ये सारी उम्मीदें भी लोगों को यूनाइटेड नेशन से रहती है। ठीक है, तो मतलब दो नजरिए हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ लोग यूनाइटेड नेशन से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे। तो
ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलो ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन अच्छा है या नहीं है ये समझते हैं। तो ये समझने के लिए आपको यूनाइटेड नेशंस के ही कुछ 2 लोगों के कोटेशंस के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है। ठीक है, तो 2 लोगों की कोटेशंस को सुनते हैं। एक है डैग हैमरसोल्ड। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन इस उम्मीद के साथ नहीं बनाया था कि वर्ल्ड में हर जगह हेवन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, पर यूनाइटेड नेशन ये सोच के बनाया गया था कि हम लोग इंसानों को हेल जैसे सिचुएशन से बचाएंगे। तो ये पहला कोटेशन है। सेकेंड कोटेशन किसने बोला था? शशि थरूर ने बोला था। एंड उन्होंने क्या कहा? टॉकिंग शॉप, यस देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग एट द यूएन। तो अगर आप ये पूरा कोटेशन पढ़ोगे तो बेसिकली शशि थरूर ये समझा रहे हैं कि हाँ, यूनाइटेड नेशंस में ना बातचीत बहुत ज्यादा होती है, हमेशा लोग बात ही करते रहते हैं, मीटिंग ही करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ही करते रहते हैं। पर शशि थरूर ने ये भी कहा कि हालांकि बहुत बोरिंग मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, पर जॉ इज बेटर देन वॉर। ऐसा चर्चिल ने भी बोला था एक बार। मतलब बातचीत कर लेना इज बेटर देन डूइंग वॉर। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत लंबी लंबी मीटिंग लगानी पड़ रही है, बहुत सारी बातें करनी पड़ रही हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वे बेटर देन लेटिंग थिंग्स एस्केलेट टू वॉर, है ना। तो बात कर लो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, वॉर तो नहीं हो रहा ना, इस चीज की खुशी मनाओ। तो ये शशि थरूर ने कहा था। तो ये सुनने के बाद आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ तो है, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अभी। ठीक है, तो याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज का सॉल्यूशन नहीं है, पर फिर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉर और पीस के मैटर्स में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जब वॉर की बातचीत हो रही होती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दुनिया में पीस रखने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्रीज कोऑपरेट करके साथ में अच्छे से काम कर पाती हैं। तो कोऑपरेट भी कर पाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से अलग अलग कंट्रीज। और क्या है, कंट्रीज जो हैं अक्सर वो अलग अलग मामलों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर छोटी बात पर कंट्रीज वॉर ही करे। नेगोशिएशन करना जरूरी है, हमें डिस्कशन करके चीजों को टालना आना चाहिए। तो नेगोशिएशंस जरूरी है, एंड नेगोशिएशन में हमारी मदद करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि हर छोटी बात को लेकर अगर हम वॉर करने लगेंगे तो कंट्री नहीं चलेगी। तो नेगोशिएशन, मिल बैठकर बातचीत करना जरूरी है, एंड उसमें हमारी मदद करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी कंट्रीज ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया उन सारी कंट्रीज को वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डराएगी या धमकाएगी। इसका मतलब ये है कि जिन भी कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वो साथ में मिलजुल कर काम करना चाहते हैं और वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता ही तब है जब बहुत सारी कंट्रीज मिल बैठकर सोचती हैं कि चलो हमें कोऑपरेट करना चाहिए, कुछ बेटर करना चाहिए, तो चलो साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट काम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अक्सर हमें पता होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि हम अकेले नहीं संभाल सकते, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक कंट्री चाह कर भी अकेले नहीं सुलझा सकती। तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बहुत मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजीज, तो इंडिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम अकेले बैठकर कोविड के इशू को सॉल्व नहीं कर सकते थे, है ना। हमें ये चाहिए था कि वर्ल्ड में सारी कंट्रीज कोविड को सॉल्व करे, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि एक कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती, प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, तो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है जहां पर सारी कंट्रीज मिल बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसा डिजीजेस के केस में हो सकता है, जैसे कोविड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज में भी हो सकता है।
जैसे ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो मान लो कल को इंडिया ने खुद अकेले सारे पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, पर उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए सारी कंट्रीज को काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे। तो कभी कभी वी रियलाइज कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती, हमें और भी कंट्रीज की मदद की जरूरत होती है। ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो कंट्रीज को ये तो पता होता है कि मिलकर काम करना जरूरी है, पर कंट्रीज को अक्सर ये नहीं पता होता कि मिलकर काम कैसे करें। ठीक है, जैसे हम लोग कॉस्ट को कैसे बांटेंगे, अगर मिलके काम करने के बाद कोई फायदा हुआ तो उस फायदे को हम लोग आपस में कैसे बांटेंगे, हम विश्वास कैसे कर लें कि दूसरी कंट्री हमें धोखा नहीं दे देगी। तो हमें ये तो पता होता है कि यार मिलकर काम करना जरूरी है, पर हमें ये समझ नहीं आता कि मिलकर काम करें कैसे। कुछ भी हो सकता है वो लोग हमें धोखा देकर चले जाएं एग्रीमेंट में। तो अक्सर कंट्रीज ऐसे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग मिलकर काम कैसे करें। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज साथ में मिल बैठकर काम कर सकें। तो जब कोल्ड वॉर एंड हुआ उस टाइम के अराउंड यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा अलग सा रोल था। ठीक है, तो जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था तब क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए जीत गया था। यूएसए की टीम में जितनी कंट्रीज थी वो सारी कंट्रीज थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई थी, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक ऐसा दबाव था कि अब वो क्या करे, वो यूएसए की सारी बात मानकर चले या कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। तो इस टाइम के अराउंड लोग अक्सर इस क्वेश्चन को भी पूछते थे कि क्या यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके थ्रू यूएसए के डोमिनेशन को हम कंट्रोल कर सकें। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते थे। पर हाँ, इसका आंसर क्या है वो आपको चैप्टर के एंड में टॉपिक आएगा, उसी में ही पता चलेगा। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस बना कैसे, ये सारी चीजें। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म होता है उस टाइम के अराउंड हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें क्या करना है, हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेना है। क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ही एक और वॉर हो जाएगा, है ना। तो इसी डर के वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है हम सारी कंट्री सोचते हैं कि हमें तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। इसी के चलते लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है। अब लीग ऑफ नेशन स्टार्टिंग में बढ़िया था, पर लीग ऑफ नेशन हमने बनाया ही इस उम्मीद के साथ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन रिपीट ना हो। पर लीग ऑफ नेशन इस मिशन में फेल हो जाता है और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 45 के बीच में। इस वॉर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज का नुकसान होता है, बहुत ही एक बुरा टाइम पीरियड था। तो हम सबको ये समझ आ जाता है कि लीग ऑफ नेशन तो फेल कर गया, हमें कोई और नए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो ऐसे में यूएन बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस की जगह किसने ले ली, यूनाइटेड नेशंस ने ले ली। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ हमने कहा कि यार बस यूनाइटेड नेशंस को बना दो। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यूएन यूनाइटेड नेशंस बन गया था। तो उस टाइम पर 51 स्टेट्स थे जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन करा था, एंड उसके बाद यूएन हमारा बन जाता है। यूएन के लोगों ने वो अचीव करने की कोशिश करी जो लीग ऑफ नेशंस के लोग अचीव नहीं कर पाए। तो यूनाइटेड नेशंस का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन लेकर आना है। इस उम्मीद के साथ बना था यूनाइटेड नेशंस कि यूनाइटेड नेशंस के बनने के वजह से आगे जाकर कोई वॉर नहीं होगा, और अगर आगे जाकर कोई वॉर होता भी है तो उस वॉर के इफेक्ट्स को हम हैंडल कर पाए, उस वॉर के इफेक्ट्स को हम कम कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सोचकर यूनाइटेड नेशन को बनाया था। इसके अलावा अक्सर आप देखोगे कि वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट क्यों होती हैं,
वो इसीलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो हमने ये भी सोचा कि यूनाइटेड नेशंस को हम ये काम भी देंगे कि भाई आप देखो कि अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट भी हो रहा हो, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज का डेवलपमेंट कराने का काम भी हमने यूनाइटेड नेशंस को दिया। 2011 तक आते आते यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है। दीज इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो मतलब 2011 तक आते आते ज्यादातर इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने हमारे यूएन को ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर हम बात करें, यहां पर सारे मेंबर्स जो होते हैं उनके पास एक एक वोट होता है, हर एक कंट्री के पास एक वोट होता है यूएन के जनरल असेंबली में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में ही एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है जिसे यूएनएससी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्या सीन रहता है, यहां पर 15 कंट्रीज होती हैं सिर्फ, एंड इन 15 में से 5 कंट्रीज तो परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको हटाया नहीं जाता। एंड 15 में से 5 तो परमानेंट हो गई और 10 क्या है, नॉन परमानेंट है। 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं। नॉन परमानेंट कंट्रीज मतलब ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनको यूएनएससी में 2 साल के लिए रखा जाता है और हर 2 साल में ये कंट्रीज बदलती रहती हैं। तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली है जहां पर सारी कंट्रीज हैं जिनके पास एक एक वोट होता है, और यूनाइटेड नेशंस में ही एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे यूएनएससी बोला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि 15 मेंबर्स हैं, 15 में से 5 परमानेंट कंट्रीज हैं और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं जो हर 10 साल में बदलती रहती हैं। अब इन 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में भी, सीयूईटी में भी। 5 परमानेंट मेंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं कंट्रीज को हमने 5 परमानेंट कंट्री क्यों बनाया, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना कि यार हमारा इंडिया भी तो हो सकता था इन 5 कंट्रीज में। इन्हीं 5 कंट्रीज को क्यों चुना गया कि हम इन्हीं को परमानेंट बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था, उस टाइम पर ये 5 कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में से एक थी। ये 5 वो कंट्रीज थी जो वॉर के विनिंग साइड में थी। तो इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस के लोग सोचते हैं कि यार इनको तो ना हम परमानेंट बना देते हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस में जो सबसे विजिबल पर्सन होते हैं, जो सबसे मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, जिनकी एक अथॉरिटी होती है, जो सबसे विजिबल पर्सन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। तो एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, जिनकी इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहां पर डाल दी है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और वो यूनाइटेड नेशन के 9th, ठीक है, ये हमारे 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो ये सेक्रेटरी जनरल बने कब थे, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को इन्हें सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। और ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 से लेकर 2002 तक। इसके अलावा यूएन हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं ये फॉर रेफ्यूजीज 2005 से लेकर 2015 तक। तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें बता रखी हैं, इससे हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि यार बता दो 1996 में प्राइम मिनिस्टर कौन था पोर्चुगल का। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम देख लोगे सीयूईटी में या फिर बोर्ड्स में, तो तुम्हें झट से दिमाग में आएगा कि यार मुझे क्या पता, पोर्चुगल के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं किसी चैप्टर में, मुझे क्या पता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनों में से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूएन के अंदर ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कुछ तो अभी मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन एससी, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई। तो कुछ और यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ कुछ एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में अगर वॉर और पीस की बात चल रही हो
तो वो डिस्कशन अक्सर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में चलता है या फिर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्कशन चलता है। वॉर एंड पीस से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पर चलता है। अब अगर यूनाइटेड नेशन में अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर बात हो रही हो तो वो कहाँ पर होता है? वो हू में हो सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी में हो सकता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएचआरसी में हो सकता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, जो कि अभी हमने पढ़ा कि एंटोनियो यहाँ पर भी थे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर भी थे, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज में भी थे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। तो इन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को यूएन के लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्म मतलब यूनाइटेड नेशंस में कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या बदलाव आया एंड किन बदलाव की जरूरत है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, रिफॉर्म या फिर इंप्रूवमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनी जिसे हम बोल पाए कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट है, इसे तो कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। बदलाव तो मतलब इवन हम लोगों के लिए भी चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी यही सीन है। यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी लोग बोलते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी गलतियां हैं, यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। तो दो बेसिक टाइप के रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में यूनाइटेड नेशंस में हमेशा बोला जाता है, ठीक है। एक तो कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक है। तो एक तो हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को ही बदलने की जरूरत है। और सेकंड हम क्या कहते हैं? सेकंड हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ये रिव्यू करने की जरूरत है कि यूनाइटेड नेशंस का पावर कितना है, ज्यूरिसडिक्शन कितना है, तो ये भी हमें रिव्यू करने की जरूरत है। तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर कंट्रीज इस चीज पर एग्री करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, पर ज्यादातर कंट्रीज को ये समझ नहीं आता है कि ये बदलाव हम लेकर कैसे आए, ठीक है। तो सब ये तो मानते हैं कि बदलाव की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस को, पर ये बदलाव अब हम लेकर कैसे आए, इसे लेकर हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अक्सर सबसे बड़ा डिस्कशन यूनाइटेड नेशंस को लेकर यही चलता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग को बदलने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया ना कि यूएनएससी के साथ सीन क्या है, यहाँ पर सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये गलत है, आप क्या करो, परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्रीज करने की कोशिश करो और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ा डिस्कशन जो कि यूनाइटेड नेशंस में चलता है वो यूएनएससी को लेकर चलता है कि यूएनएससी में तो हमें सबसे पहले मेंबर्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये जो 15 मेंबर्स का चल रहा है, इस मेंबरशिप को हमें बढ़ाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में से ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व करना चाहिए यूएनएससी में, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं या वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, वो अक्सर ये कहती है कि यूनाइटेड नेशन में इनका जो बजट का प्रोसीजर है, इनका जो मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है, दैट कैन बी वे बेटर, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कहती हैं कि यूनाइटेड नेशंस को अपनी पावर्स और बढ़ा लेनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को और इफेक्टिव तरीके से पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए, सिक्योरिटी मिशंस में भी और अच्छे से काम करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, कुछ कंट्रीज का ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए एंड हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीजों के बारे में यूनाइटेड नेशंस को बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए,
ठीक है, चलो तो इन दोनों टाइप के जो रिफॉर्म्स हैं अभी जो हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और यूनाइटेड नेशन के पावर्स में जो चेंजेस हैं, इन दोनों के बारे में अभी हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा। थोड़ा और इन डिटेल समझने के लिए आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा और बताया जा रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना, ये तो मैंने आपको बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हमने यूनाइटेड नेशंस को बना दिया था। तो उस टाइम पर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते यूनाइटेड नेशंस बन गया था, तो यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर था ना, वो इस तरीके से था कि वो उस टाइम को सूट करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में जो पॉलिसीज चल रही थी, वर्ल्ड का जो सिचुएशन था, वो यूनाइटेड नेशंस में रिफ्लेक्ट होता था। उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद सोवियत यूनियन पूरा टूट जाता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। क्या थे वो चेंजेस, सोवियत यूनियन टूट गया, है ना, यूएसए पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया, और रशिया और सोवियत यूनियन, ठीक है, रशिया और सोवियत यूनियन का क्या हुआ, सोवियत यूनियन तो टूट गया, तो रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन जाता है ना। और सोवियत यूनियन और यूएसए आपस में अपने रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम के अराउंड चाइना बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करता है। इंडिया भी इसी टाइम के अराउंड रैपिडली अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है। इस टाइम के अराउंड एशिया में अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करने लग जाती है, एंड धीरे धीरे नई नई कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने लगती हैं। तो इस टाइम पर सोवियत यूनियन टूट जाता है ना, तो जो कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट थी वो धीरे धीरे करके यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट करती हैं। इस टाइम के अराउंड हमारे वर्ल्ड में नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, जैसे कि जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब जब एक कम्युनिटी को टॉर्चर करके मार दिया जाता है, उसे हम जीनोसाइड कहते हैं। सिविल वॉर चल रहा था, कंट्री के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। एथनिक कन्फ्लिक्ट मतलब जैसे आपने श्रीलंका का पढ़ा है, तो आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा है ना कि दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी, तो वो एथनिक कन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। टेररिज्म फैल रहा था, न्यूक्लियर पावर्स को लेकर हम लोग वरिड थे, क्लाइमेट चेंज आ रहा था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, डिजीजेस फैल रही थी। तो इस टाइम पर नए नए चैलेंजेस भी हमारे वर्ल्ड में एक एक करके आने लग जाते हैं। तो इस टाइम के अराउंड लोग अब सोचना स्टार्ट करते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, दुनिया में जो भी सिस्टम है वो सब कुछ बदल रहा है, तो अब यूनाइटेड नेशन इन सारे बदलाव को कैसे झेलेगी। क्या यूनाइटेड नेशन अपना काम अच्छे से कर रही है, क्या यूनाइटेड नेशंस में वो सारी फैसिलिटीज हैं कि वो इन चेंज को संभाल पाए, व्हाट शुड इट बी डूइंग, और क्या कर सकता है यूनाइटेड नेशंस, हम लोग यूनाइटेड नेशंस को बेटर कैसे बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चल रहे थे, ठीक है, तो चल रहे थे, पर आगे क्या होता है वो तुम्हें अब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है, आधा चैप्टर और रह रहा है, उसकी टेंशन मतलब वो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पर आपका जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था, जो था What was the name of proposal for setting up a planned economy in India? एंड मैंने आपसे कहा था कि जो भी बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उनके लिए क्लैपिंग होगी आज के क्लास में, है ना। तो सबसे पहले तो आंसर डिस्कस कर लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे प्लान। और अब ये देखते हैं कि फास्टेस्ट आंसर किसने दिया था लास्ट क्लास में। तो सुमन, रेशमी और अन्वेषा, वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर दिया था और सबसे जल्दी दिया था, तो हाँ आपके लिए क्लैपिंग हो रही है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्लैपिंग कर दो इन स्टूडेंट्स के लिए। अब इस क्लास का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो इस क्लास का क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फायदा क्या होता है। ऑप्शन ए, ये अलग अलग नेशंस को हेल्प करते हैं आपस में compete करने में। ऑप्शन बी, they allow nations to work together on challenging issues. Option C, they provide a way for nations to dominate each other. या फिर option D, they allow nations to ignore global issues. सेम रूल है, जिसको भी आंसर पता है जल्दी जल्दी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी फास्टेस्ट आंसर देगा उस बच्चे के लिए क्लैपिंग होगी। सेम रूल है,
ठीक है, और बाकी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही। एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है कि फिलहाल हमारे अनअकैडमी के सीबीएसई के सारे कोर्सेज में चल रहा है 25% तक का डिस्काउंट। तो अगर आप 30 जून से पहले पहले हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो आप 25% ऑफ डिस्काउंट को यूज कर सकते हो। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन करने का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे विक्ट्री बैच को ज्वाइन करने में, जहां पर हम लोग नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज की, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो 12th बोर्ड में मचाना चाहता है, तो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जरूर चेक करना और कोड यूज करना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो इस डिस्काउंट के लिए मेरा नाम ही काफी है, आपको कोड यूज करना है अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस क्लास में, पर ये तो रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं, जिनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा। एंड उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप मेरे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर पाओ। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं आपको डेली क्लास अपडेट्स देती हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।